नमस्कार बच्चों। हमने दो भागों में इसके यूनिट एंड डायमेंशन के टॉपिक पर डिस्कस करी कि मात्रक कौन कौन से होते हैं, और फिर उनके बारे में आपने ये पढ़ा कि डायमेंशन से विमा कैसे बनाई जाती है, सार्थक अंक कैसे होते हैं। उन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हमने डिस्कस करी थी। जब हमने उस पर डिस्कस करी, साथ साथ हमने कई क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन अब हम उसके कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो हम यूनिट एंड डायमेंशन के पार्ट 3 में कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे जनरल आते रहते हैं, तो सबसे पहला अपने पास जो क्वेश्चन है वो है आयतनीय प्रत्यास्थता की विमीय सूत्र क्या है। देखो, विमा का क्वेश्चन अक्सर आते हैं, एयरफोर्स में भी, नेवी में भी अक्सर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें डायमेंशन बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन पक्का है, 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक कन्फर्म क्वेश्चन होता है इस चीज़ चैप्टर का। तो आयतनीय प्रत्यास्थता की विमीय सूत्र लिखना है, इसलिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो आयतनीय प्रत्यास्थता है ये क्या चीज़ है। ठीक है, चैप्टर वाइज जैसे अपन डिस्कस भी करेंगे, हर चैप्टर में इसका जब टॉपिक आएगा तब इसकी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो फॉर्मूला होता है आयतनीय प्रत्यास्थता गुणांक, ये फॉर्मूला देखा जाए तो आयतनीय प्रतिबल बटे में विकृति के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अगर अपने को इसकी डायमेंशन चाहिए तो आयतनीय प्रतिबल और विकृति, आयतनीय विकृति, इन दोनों की डायमेंशन का अनुपात चाहिए। सबसे पहले जो प्रतिबल है, चाहे प्रतिबल किसी भी प्रकार का है, प्रतिबल की जो डायमेंशन होती है अगर अपन निकाला जाए तो फॉर्मूला वही रहेगा, बल बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, प्रतिबल का जो फॉर्मूला है दाब जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। कई स्थितियों में दाब और प्रतिबल में अंतर आता है, लेकिन फॉर्मूला सेम है। बल की विमा क्या होती है, m1 L1 T-2 बटे में क्षेत्रफल की विमा कितनी होती है, L2, और ये विमा मेरे पास आ गई है m1 L-1 T-2। ये मेरे पास प्रतिबल की विमा आ गई है। प्रतिबल की विमा आने के बाद अब मुझे दूसरी किसकी चाहिए, विमा विकृति। ठीक है, विकृति क्या होता है, विकृति एक प्रकार का अनुपात है। ठीक है, राशि में परिवर्तन बटे में मूल राशि। तो विकृति की विमा अगर देखी जाए तो विकृति एक विमाहीन राशि होती है, m0 L0 T0। और जब मैं इन दोनों का आपस में भाग दूंगा, यहाँ प्रतिबल बटे विकृति, तो विकृति की तो कोई विमा नहीं है, तो अपने पास फॉर्मूला बचेगा m1 L-1 T-2। ठीक है, तो अपने पास m1 L-1 T-2 बचेगा, तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का हमें भाग ही तो देना है इसमें, इससे अपने पास विकृति आ जाएगी। तो यहाँ अपने पास आयतनीय प्रत्यास्थता की जो अगर डायमेंशन पूछी जाए तो m1 L-1 T-2 के रूप में आ गई है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि L और R जो क्रमशः क्या चीज़ है, L प्रेरकत्व है, L प्रेरकत्व है, स्व प्रेरण गुणांक के रूप में भी लिखा जाता है, और जो R है ये प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, और हमें L बटे R की डायमेंशन पूछी है कि L बटे R का फॉर्मूला जो विमा है वो क्या होगी। सबसे पहले तो हमें L और R की डायमेंशन के बारे में अलग अलग पता कर ले क्या होता है। सबसे पहले मैं डायमेंशन निकालूंगा L की डायमेंशन, यानी कि प्रेरकत्व की डायमेंशन के लिए मैं एक काम करता हूँ। मेरे पास एक फॉर्मूला होता था कार्य का, W बराबर 1/2 Li²। इससे L की डायमेंशन निकाली जा सकती है 2W बटे में I²। L बराबर आ जाएगा W यानी कि m1 L2 T-2 बटे में A2। तो स्व प्रेरण गुणांक की जो डायमेंशन आ गई है वो m1 L2 T-2 A-2 आ गई, यानी कि मेरे पास L की डायमेंशन तैयार हो गई। ठीक है,
एल की विमा आने के बाद दूसरी विमा मुझे किसकी चाहिए, प्रतिरोध की, आर की डायमेंशन चाहिए। प्रतिरोध की विमा क्या होगी, जब आर की डायमेंशन चाहिए तो प्रतिरोध की डायमेंशन निकालने के लिए आर बराबर मैं फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ V बटे में I। मुझे एक तो विभव की विमा चाहिए, विद्युत विभव की विमा चाहिए, दूसरी मुझे धारा की विमा चाहिए। धारा तो देखो मूल राशि है इसका तो ठीक है, लेकिन V की विमा आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। मान लो विभव की विमा भी आपको नहीं है तो क्या करोगे, V बराबर फॉर्मूला क्या होता है, W बटे में Q। ठीक है, V बराबर W यानी कि कार्य M1 L2 T-2 बटे आवेश की विमा A1 T1। विभव की विमा आ गई मेरे पास M1 L2 T-3 A-1 और मुझे प्रतिरोध की विमा चाहिए R बराबर V बटे I M1 L2 T-3 A-1 बटे में A1। इसलिए R की विमा आ गई मेरे पास M1 L2 T-3 A-2। लीजिए मेरे पास दो विमाएं आ गई, एक तो L की विमा आ गई और एक R की विमा आ गई। अब मुझे इन ऑप्शन में से मुझे प्रदर्शित पूछना है, बताना है कि ये क्या है, तो मुझे L बटे R की डायमेंशन चाहिए। तो L बटे R की विमा के लिए ऊपर देखो मैं L की विमा आ गई M1 L2 T-2 A-2 बटे में प्रतिरोध की विमा ये लिखी थी मैंने, प्रतिरोध की विमा आ गई है M1 L2 T-3 A-2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या बच गया पीछे, M1 L2 A-2 ऊपर T-2 T-3 तो ऊपर जाके T1 बच गया। तो अपने पास इसमें सिर्फ और सिर्फ विमा बचेगी M0 L0 T1। ठीक है, तो अपने चेक करते हैं इसमें से ये रहा M0 L0, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा ना, तो कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या होता है 1। इसका मतलब ये अपने पास ऑप्शन आ गया। ठीक है, और ये सारा का सारा मान अपने पास आ गया है। अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ तो एक तो अभी पूछा मैंने L बटे R की डायमेंशन क्या है, और L बटे R की जो विमा है जस्ट अभी मैंने पता किया किसके बराबर निकली है, वो समय के बराबर। L बटे R की विमा, कई बार ये भी पूछा जा सकता है RC की विमा किसके बराबर होती है। RC की विमा भी समय के बराबर होती है, याद रखना है। और एक याद रखना आपको अंडर रूट LC की विमा, अंडर रूट LC की विमा भी किसके बराबर होती है, समय के बराबर होती है। ये तीनों आपको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि अभी मैंने सॉल्व किए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सीधी आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट LC की विमा जो है समय के बराबर होती है। हाँ, अगर इसी को यदि आपसे पूछा जाए R बटे में L, ठीक है, या 1 बटे में RC या 1 बटे में अंडर रूट LC, ये किसके बराबर होती है, यहाँ उलट दिए हैं मान। ये तीनों ही जो मान हैं वो मेरे पास अब समय नहीं बचा है क्योंकि उलट दिए हैं। ये भी आवर्ती के बराबर आ गया, ये मान भी आवर्ती के बराबर आ गया, और ये मान भी मेरे पास आवर्ती के बराबर आ गया। तो L बटे R, RC और अंडर रूट LC यदि इसके बारे में पूछा जाए तो ये तीनों ही समय के बराबर है। यदि मैं इनको उलट देता हूँ यहाँ पर तो ये सारे के सारे मेरे पास मान किसके बराबर आ जाएंगे, आवर्ती के बराबर आ जाएंगे। ये मेरा अभी अपने इसको बात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि टॉर निम्न में से किसकी इकाई है, दाब की है, प्रतिबल की है, विकृति की है या यंग प्रत्यास्था गुणांक की है। ठीक है, देखो अगर दाब और प्रतिबल इन दोनों के विमीय सूत्र के बारे में बात की जाए तो विमीय सूत्र दोनों का एक जैसा ही होता है। दाब और प्रतिबल दोनों का विमीय सूत्र एक जैसा रहेगा, लेकिन जब अपने प्रतिबल और दाब की बात करते हैं तो दाब में किसी भी चीज़ को कंप्रेस संपीड़ित किया जा सकता है, जबकि जो प्रतिबल होता है, ठीक है, उसमें दबाया भी जा सकता है, खींचा भी जा सकता है। ठीक है, उसी प्रकार
अगर अपने यहाँ डेफिनेशन की बात की जाए तो दाब में एक चीज़ और है, जब बल लगता है तो वो हमेशा सतह के परपेंडिकुलर लगता है, जबकि प्रतिबल में बल जो होता है सतह के लंबवत भी हो सकता है और स्पर्श रेखीय भी हो सकता है। जब ये चैप्टर आएगा तब इसके बारे में अपने डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें ये देखना है कि टॉर्क किसका इकाई है। देखो टॉर्क इकाई है हमारे पास दाब की, ठीक है। दाब को अपने पास्कल में भी डिनोटेट करते हैं, ठीक है। दाब को हम पास्कल में भी लिखा जा सकता है। दाब का यूनिट बार भी होता है और दाब का यूनिट टॉर भी होता है। तीनों किसके यूनिट हैं? दाब के। और एक पास्कल में 760 टॉर होते हैं, तो ये अपने पास मान आ जाता है, ठीक है। एक पास्कल में 1.013 बार होता है अगर बार में लिखा जाए, लेकिन फिलहाल हमें टॉर्क पूछा था तो टॉर्क किसका यूनिट निकला? अपने पास दाब का यूनिट निकला, और हम इसमें दाब को मेज़र करते हैं कि दाब कितना है, तो ये अपने पास यूनिट पूछा गया था दाब का। नेक्स्ट मुझसे ये पूछा गया है कि सीजीएस पद्धति में, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति में लकड़ी का आयतन का घनत्व जो अपने डेंसिटी जो दे रखी है 0.5 ग्राम पर सीसी, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संबंध एमकेएस पद्धति में क्या होगा? तो देखो हमें जो डेंसिटी दे रखी है वो डी डेंसिटी से लिख लेते हैं, वो मान दे रखा है 0.5 ग्राम पर सीसी, सीसी का मतलब हो गया सेंटीमीटर क्यूब, और हमें इसे कन्वर्ट करना है एमकेएस सिस्टम में। तो सबसे पहले तो जो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो ग्राम की जगह लिखा जा सकता है 10⁻³ किलोग्राम। सेंटीमीटर जो होता है 10⁻² मीटर का होल क्यूब, तो क्या बन गया ऊपर 10⁻³ किलोग्राम बटे में यहाँ आ जाएगा 10⁻, देखो जरा कितना बच गया 6 मीटर क्यूब, यानी कि मेरे पास ऊपर जाने के बाद 10⁻+3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है। किसको? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर जो क्यूब है उसका मान अगर देखा जाए, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का जो मान देखा जाए वो कितना होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। यानी कि अगर ग्राम ये यूनिट ये वाली अगर मैं इसको हटाता हूं तो इसकी जगह 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा जा सकता है। तो इसलिए मैं एक काम करता हूं कि यहाँ पर इसके जो मान दे रखा है किसका, डी का, डी बराबर 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर लिखा जा सकता है 0.5 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिख दिया। तो जब इसमें मैं सॉल्व करूंगा तो बच गया मान मेरे पास 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये मेरे पास मान आ गया। यानी कि मेरे पास ऑप्शन जो रहा वो 500 रहा। अब इसको बार बार अपने को सॉल्व नहीं करना, अपने को पता होना चाहिए कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को यदि अपने एसआई सिस्टम में या एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ से सीधा गुणा कर देना। 10⁻³ से गुणा करते ही मेरे पास ये मान एमकेएस में चला जाएगा, सीजीएस में तो ये मान रहेगा। तो सीजीएस पद्धति में अपने को डेंसिटी का मान दे रखा था और मैंने को इसको एसआई जो यहाँ एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट करना था वो मैंने कर लिया है, ठीक है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना आपको। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। एक मैक संख्या, मैक नंबर जिसे कहते हैं, किसके बराबर होते हैं? प्रकाश के वेग के, ध्वनि के वेग, ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जो मानते हैं अपने 1 किलोमीटर पर सेकंड या 1 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है मैक नंबर। देखो मैक नंबर क्या होता है? सबसे पहली बात, मैक नंबर एक तुलना है किसके साथ? ध्वनि के वेग के साथ, ठीक है। मैक संख्या जो है वो ध्वनि के वेग के साथ कंपेयर किया जाता है। जो फाइटर प्लेन होते हैं, ठीक है, सुपरसोनिक, जिनका वेग जो है फाइटर प्लेन का वेग ध्वनि से भी ज़्यादा होता है, और जब ऐसे प्लेन उड़ते हैं
जो ध्वनि से फाइटर प्लेन, जो इस प्रकार से फाइटर प्लेन है जिनकी रफ्तार ध्वनि से भी ज़्यादा होती है, इनकी रफ्तार जो है v, इनकी वेलोसिटी जो है v साउंड से भी ज़्यादा होती है। तो ये पीछे आप पढ़ा होगा कि पीछे शॉक वेव प्रघाती तरंगों का निर्माण करते हैं, ठीक है। और सुपरसोनिक जो फाइटर प्लेन है वो कितनी स्पीड है उनकी, इस चीज़ को अपने मैक नंबर से प्रदर्शित करते हैं। और इसलिए मैक जो संख्या है, मैक संख्या क्या होती है? मैक संख्या होती है जो वस्तु का वेग बटे में होता है ध्वनि का वेग, जो ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड मानते हैं, ठीक है। इन दोनों का जो अनुपात होता है वो मैक संख्या है, मैक नंबर बोलते हैं अपने, ठीक है। अब कोई फाइटर प्लेन है, उसका दे दिया कि आपका मैक नंबर 4 है, इसका मतलब वो ध्वनि के वेग से 4 गुना ज़्यादा रफ्तार से उड़ सकता है, ठीक है। तो ये उसका है। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है मैक नंबर, मैक संख्या, लेकिन कितनी मैक संख्या चाहिए अपने को? एक, यानी कि यहाँ जो मैक नंबर है वो कितना है? 1, ठीक है। ये वेलोसिटी जो वस्तु है ऑब्जेक्ट की है, वेलोसिटी साउंड की है। यहाँ v बराबर आ जाएगा v साउंड, ठीक है। जब मैक संख्या 1 होती है तो किसके बराबर आएगी? तो उस वस्तु का जो वेलोसिटी है वो ध्वनि के वेग के बराबर होगी। यानी कि सारा का सारा जो मामला है ये साउंड के वेलोसिटी से रिलेटेड है, साउंड की ध्वनि, जो ध्वनि का वेग है उससे कितना ज़्यादा है उस चीज़ के लिए है। तो मैक संख्या जब 1 है तो उस वस्तु का जो वेग है वो ध्वनि के वेग के बराबर होता है। तो ये अपने पास क्वेश्चन था, ठीक है। अगला देखिए, अब की बार अपने को उसने सिंबल नहीं दिए, यूनिट दिया है, और हमें इस यूनिट में ये पूछा गया है कि हेनरी बटे में ओम को प्रदर्शित किया जा सकता है किस में? पहले बात तो आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि ये यूनिट किसके हैं। हेनरी स्व प्रेरण गुणांक, स्व प्रेरकत्व का यूनिट है और उसको डिफाइन करते हैं अपने एल से। बटे में ओम, ओम जो यूनिट है वो प्रतिरोध का है, ठीक है। वैसे तो प्रतिरोध के साथ साथ ये प्रतिघात का भी ये है, प्रतिबाधा का भी है, किसी का भी, उन सब का है, लेकिन यहाँ प्रतिरोध का अपने लेके चलते हैं आर, एल बटे आर, यानी कि अपने को ये पूछा है एल बटे आर। और अभी इसी सीरीज में हमने पीछे ये पढ़ा है कि एल बटे आर की जो मान होता है, डायमेंशन पढ़ी थी हमने m0 l0 t1, यानी कि सीधा सीधा मतलब है ये किसके बराबर माना जाएगा? समय के बराबर होगा। तो L बटे R का जो मान है वो सेकंड के बराबर होगा, समय के मान के बराबर होगा, ठीक है। तो L बटे R का मान हमें पता लग गया है कि L बटे R का मान हेनरी बटे में ओम जो है वो प्रदर्शित किस में किया जा सकता है? सेकंड में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये अपने पास क्वेश्चन आ गया इसका। आगे बढ़ते हैं। एक कुंडली के स्व प्रेरण का मात्रक क्या है? देखो सेल्फ इंडक्टेंस की बारे में पूछा है, ठीक है। अभी जस्ट उसी के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले तो बात करते हैं फैरड। फैरड किसका यूनिट है? तो फैरड आप जानते हैं यूनिट होता है धारिता का यूनिट है, ठीक है। कैपेसिटी यानी कि धारिता का यूनिट होता है फैरड। फैरड है, फेराडे नहीं है। फेराडे किसका था? आवेश का। फेराडे आवेश का यूनिट था, ये फैरड है। और वैसे फैरड बहुत बड़ा यूनिट है, काफ़ी बड़ा है। जनरली अपने माइक्रो फैरड में यूज़ करते हैं रिजल्ट। फैरड तो बहुत बड़ा यूनिट है। उसके बाद आ जाता है हेनरी। हेनरी किसका यूनिट है? अपने पास स्व प्रेरण गुणांक का यूनिट होता है हेनरी। अब आ जाते हैं वेबर। वेबर किसका यूनिट है? वेबर यूनिट होता है चुंबकीय फ्लक्स का। ये अपने पास यूनिट है, ये चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट मैक्सवेल भी होता है। और आप ये भी जानते हैं कि 1 वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। रही बात टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है। चुंबकीय तीव्रता को टेस्ला में लिखा जाता है
ऐसा यूनिट है उसका। और इसे सीजीएस में लिखना है तो इसका यूनिट गाउस भी होता है, और 1 टेस्ला में 10 की पावर 4 गाउस होते हैं। तो ये भी यूनिट है अपने पास। तो फिलहाल अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन में अपने को स्वयं प्रेरण के बारे में पूछा गया था। तो जो हेनरी है वो स्वयं प्रेरण का यूनिट है, अलग अलग है। फैराडे धारिता का है। यूनिट सारे ही पता होने चाहिए कि कौन सा यूनिट किसके लिए लगाया जाता है। तो ये सारे के सारे अपने पास अलग अलग यूनिट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अपने को ये पूछा था कि इसका मात्रक क्या होगा, तो हमने इसका यूनिट निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने से पूछा गया है स्टीफन नियतांक का मात्रक क्या है। फिलहाल मात्रक छपा हुआ है, हमें यहाँ उसका विमा पता करनी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें विमा पता करनी है कि विमा क्या है। ठीक है। डब्ल्यू देखो वाट को लिखा जाता है, ठीक है। मात्रक भी है, वाट है, मीटर है और केल्विन है। तो हमें इसका यूनिट पता करना। पहली बात तो स्टीफन, याद करो स्टीफन कहाँ आया था अपने पास। स्टीफन के बारे में अपने पास ये आया था E बराबर, नहीं तो एक फॉर्मूला जनरली याद रहता है, सिग्मा T की पावर 4। E क्या होता था, किसी भी ग्रह की ऊर्जा जो उसके एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड निकलती है वो निर्भर करती है उसके परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती थी। और समानुपाती को हटा के मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट ले आता था सिग्मा, ठीक है। अब अपने को सबको बारे में पता होना चाहिए। देखो ऊर्जा बटे में समय, शक्ति, ठीक है। ये आ गया मेरे पास शक्ति, शक्ति बटे में क्षेत्रफल बराबर सिग्मा और ताप की पावर 4। शक्ति को लिखा जा सकता है किसमें, वाट में, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर बराबर सिग्मा, और ये आ गया मेरे पास केल्विन की पावर 4। मुझे क्या चाहिए था, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर आ गया वाट बटे में मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। अब अपने को यहाँ से बटे में नहीं है, इसको ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास वाट मीटर -2 केल्विन -4। चेक करते हैं कहाँ पर है अपने पास। तो ये ऑप्शन नंबर 4 में देखिए वाट मीटर -2 केल्विन -4 है, नहीं है ये। इसमें चेक करते हैं वाट मीटर -2 केल्विन -4। तो ये मेरा ऑप्शन आ गया है। इसमें देखिए मीटर +2 नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन है, इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास इसका रिजल्ट आया है वो आया गया वाट मीटर -2 केल्विन -4। तो ये अपने पास स्टीफन नियतांक का मात्रक है। अगर स्टीफन नियतांक की विमा पूछ ली जाए, फिर विमा कैसे निकालेंगे इसके लिए, ठीक है। अगर विमा निकालनी है तो अब हमें विमा भी यहीं से पता कर सकते हैं। अगर मुझे इसकी विमा पूछी जाए तो विमा कैसे निकालेंगे, तो चलते हैं अपने स्टीफन नियतांक की विमा के बारे में पता कर लेते हैं। तो अभी मैंने जो विमा के लिए निकाला था, ऊर्जा बटे में क्षेत्रफल गुणा में समय, किसी तप्त वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड निकलने वाली जो ऊर्जा होती है या उसके परम ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ये आ गया अपने पास 4। ऊर्जा की डायमेंशन पता कीजिए, m1 L2 T-2, क्षेत्रफल L2, समय T1 बराबर सिग्मा केल्विन की पावर 4। हो गया यहाँ तक। यहाँ कंपेयर करो, यहाँ क्या बच गया आपके पास, तो m1 L0 T-3 और k इधर ले आओ, k -4 बराबर मेरे पास जो मान आ गया है, ये सिग्मा का जो है विमीय सूत्र है। तो विमा बनाना अपने पास देखो, विमा बनाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपकी भाई फॉर्मूले पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। फॉर्मूले पर पकड़ अच्छी है तो आप विमीय सूत्र बड़े आराम से बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है समीकरण S बराबर A + BT + CT² में S ये मीटर में है, यानी कि ये S दूरी है, ठीक है। T सेकंड में मापा जाता है। तो
सी का मात्रक क्या होगा, सी का मात्रक पूछा है। देखो अपने को फॉर्मूला दे रखा है S बराबर A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये सारा मान दे रखा है मेरे को। नया फॉर्मूला बनाने के लिए गुणा या भाग की आवश्यकता होती है। जोड़ और अंतर हमेशा समान राशियों में होता है। अगर जोड़ व अंतर समान राशियों में है तो फिर ये अगर दूरी है, डिस्टेंस है, तो फिर ये भी क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए, और ये भी क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए, और ये भी क्या होनी चाहिए, दूरी होनी चाहिए, क्योंकि सब में जोड़ हो रहा है, जोड़ हो रहा है। अगर इनमें माइनस होता तो भी यही चलता, ठीक है। जोड़ और अंतर से राशि नहीं बदलती है, इसका मतलब 3 दूरियां जुड़कर एक दूरी का निर्माण कर रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ से ये तो क्लियर हो गया है कि यहाँ जो सी टी स्क्वायर है वो एक प्रकार की दूरी है। मुझे सी पूछा है तो सी बराबर जो आएगा वो दूरी बटे में टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। या सी दूरी किस में काउंट होगी, मीटर में बटे में सेकंड, टी सेकंड का स्क्वायर, या सी जो है वो मीटर गुणा में सेकंड की पावर -2 अपने पास रिजल्ट आएगा। और इसमें चेक करते हैं, अपने पास पहला ऑप्शन में सिर्फ मीटर है, दूसरे ऑप्शन की बात की जाए इसमें मीटर गुणा सेकंड की -1 है, तीसरे ऑप्शन की बात की जाए तो मीटर गुणा सेकंड की -2 है, जो हमें चाहिए था। इसका जो आंसर है वो मीटर गुणा सेकंड की -2 आएगा, हो जाएगा। तो ये हमारे पास है। तो याद रखना, जब कोई राशियां जुड़ती हैं इसका मतलब होता है कि उस राशि में जोड़ और अंतर आने से परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये दूरी है तो ये सारी ही दूरियां रहेंगी। तो इस प्रकार से हम इसका मान निकाल सके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लंबाई और बल की इकाई 4 गुना बढ़ती है तो ऊर्जा की इकाई कितने गुना बढ़ जाएगी। देखो अगर मैं कार्य की बात करूं, कार्य ऊर्जा का ही रूप होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरे पास बल गुणा में विस्थापन के बराबर आता है। अब आपको ये कहता है कि ये जो बल है ये 4 गुना बढ़ाना है, और क्या करना है, लंबाई यानी कि विस्थापन, उसके बारे में भी ये कह रखा है कि ये भी कितने गुना बढ़ाना है, 4 गुना बढ़ाना है। दोनों को 4-4 गुना बढ़ाना है। तो आपकी ऊर्जा या कार्य के बारे में पूछा है, तो अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर सीधे 16 गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना बढ़ जाएगा। तो कितना ऑप्शन आएगा अपने पास, 16 गुना उसमें वृद्धि हो जाएगी अगर अपने इस प्रकार से लेके चलते हैं, हो जाएगा। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 था। उसके बाद आ जाते हैं एम्पियर, इन जो घंटे है इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इन दोनों का जो मात्रक है वो किसके बराबर होगा, एम्पियर गुणा घंटा, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, एम्पियर अपने को एक तो दे रखा है एम्पियर गुणा में, ठीक है, आर दे रखे हैं, घंटे दे रखे हैं, यानी कि समय दे रखा है। अगर मैं एम्पियर की बात करूं तो ये धारा होती है इनटू समय होता है, और धारा गुणा समय जो है वो Q के बराबर होता है, आवेश के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं I बराबर Q/T होता है। तो फिर Q यानी कि सीधी सीधी बात आ गई, एम्पियर घंटा जो मात्रक है वो आवेश का मात्रक है। आवेश यानी कि विद्युत, ये विद्युत धारा नहीं है, विद्युत लिखा हुआ, विद्युत का मतलब आवेश, ठीक है। विद्युत या आवेश की मात्रा को प्रदर्शित करता है एम्पियर घंटे के रूप में, ठीक है। विद्युत धारा की शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है, ये अपने पास विद्युत की मात्रा यानी कि आवेश की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला एम्पियर घंटा है, ठीक है। जो अपने पास कई बार अपने पास बैटरी वगैरह के लिए भी अपने लिखा होता है कि ये इतने mAh की बैटरी है, ठीक है, वही सारा इसमें है, वहीं से आएगा सारा मान। हाँ जी, अगला क्वेश्चन में पूछा है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ, बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन तो बहुत बार अलग अलग कंपटीशन में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है। और जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे तब भी मैंने कहा था कि वर्ष
पढ़ने के कारण कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इसके पीछे वर्ष लगा है तो पता नहीं समय का होगा। नहीं, प्रकाश वर्ष का मात्रक था। प्रकाश की किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, वो दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता था और इसको लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष का मान आया था 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर, यानी कि ये मेरे पास दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष का मतलब हो गया कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, लंबी दूरियों को इसी में ही मेजर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था अपना। क्वेश्चन नंबर 13, किसी भौतिक राशि को मापकर हमें इसे NU द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। N उसका नंबरिंग वैल्यू है, संख्यात्मक मान है, U उसका यूनिट है, मात्रक है। N नंबरिंग और U यूनिट है। तो सही संबंध क्या है? जैसे मैं बात करता हूँ, किसी जगह पर अपने लिखा हुआ है 5 किलोग्राम, कोई संख्या लिख दी मैंने 5 किलोग्राम, इसका क्या मतलब है? जरा देखना, 5 वही है नंबरिंग, यानी कि इसको N से लिखा, किलोग्राम आपका वही है जो आपका U से लिखा है। ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। 5 किलोग्राम की बात की जाए तो इसे मैं 5000 ग्राम भी लिख सकता हूँ। 5 किलोग्राम को 5000 ग्राम इस लिख दिया क्योंकि यूनिट चेंज कर दिया। गौर से देखो, नंबरिंग बढ़ रहा है। कब? जब यूनिट छोटा हो रहा है। आपने 5 का 5000 कर दिया जब किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आपको यूनिट छोटा कर दिया। मान 5 गुना बढ़ गया, मान जो है 5 से 5000 हो गया है, यानी कि 1000 गुना बढ़ गया है, यूनिट 1000 गुना कम हो गई है। तो एक मान जब बढ़ता है तो दूसरा मान कम होता है, इसलिए मैं ये लिख सकता हूं कि ये मान इसके बराबर है। NU जो है ये कांस्टेंट रहता है। NU जो है वो मान, अभी मैंने कहा कि नियत रहता है। अगर इसमें N का मान बढ़ेगा तो U का मान घटेगा, या N समानुपाती 1/U रहेगा। U को नीचे ले गया, मैं नीचे ले गया। इस प्रकार से यदि इसका रिलेशन देखा जाए तो D है। तो जैसे जैसे यूनिट छोटा होता जाएगा नंबरिंग उतना ही बढ़ता जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में सही संबंध पूछा था, ये चीज़ अपने पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो समय का मात्रक की बात की जाए, ये देखिए, ये क्या कह रहा है? माइक्रो सेकेंड समय का मात्रक है। इसके बारे में देखिए लीप ईयर, तो देखिए लीप ईयर वो है जिसमें फरवरी 29 की होती है। ठीक है, लीप ईयर होता है। और लीप ईयर भी समय के बारे में है। चंद्रमास ये भी समय का योग में है। सौर दिवस ये किसका है? समय का है। ठीक है, 24 घंटे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी द्वारा जब चक्कर लगाया जाता है तो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के एक दिन की अवधि को अपने सौर दिवस के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अपने पास ये जो बीच में एक यूनिट है पैरालैक्टिक सेकेंड, ये क्या है? पैरालैक्टिक सेकेंड जो होता है ये समय का मात्रक नहीं है। पैरालैक्टिक सेकेंड जो है वो समय का मात्रक नहीं है। और पैरालैक्टिक सेकेंड जो है वो किसका मात्रक है हमें? तो पैरालैक्टिक सेकेंड जो है हमारे पास पार्सेक में जब दूरी मेज़र की जाती है, पार्सेक में जब दूरी मेज़र की जाती है तो एक पार्सेक की जो दूरी मानी जाती है वो पैरालैक्टिक सेकेंड दूरी मानी जाती है। यानी कि ये जो पैरालैक्टिक सेकेंड है ये किसका यूनिट आ जाएगा? मेरे पास दूरी का यूनिट है। और हमसे यही पूछा था कि समय का मात्रक नहीं है, तो पैरालैक्टिक सेकेंड जो है वो समय का मात्रक नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? मुझे पूछा गया है बोल्ट्जमैन के लिए। तो बोल्ट्जमैन के लिए कहीं ना कहीं हम फॉर्मूला देखते हैं। तो E बराबर ऊर्जा बराबर एक फॉर्मूला होता है KT। तो K बराबर
E बटे में T। फॉर्मूला तो देखो आने चाहिए आपको। ऊर्जा m1 L2 T-2 बटे में जो T है, ये जो T है ये मेरे पास इसके ताप के लिए है तो केल्विन के रूप में लिखा जाएगा। तो बोल्ट्जमैन नियतांक को भी K से लिखा जाता है, तो विमा आ जाएगी m1 L2 T-2 K-1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने K को किससे डिनोटेड कर रखा है? थीटा से डिनोटेड कर रखा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ m1 L2 T-2 थीटा -1। अगर इसको चेक किया जाए तो m1 L2 T-2 थीटा -1, ये मेरे पास बोल्ट्जमैन नियतांक का विमीय सूत्र आ जाता है। देखो, विमा जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपका इसके ऊपर हाथ साफ होगा, बढ़िया होगा, उतना ही आपकी पकड़ अच्छी होगी। और विमा के लिए ज़रूरी है कि आपको फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए। जितने ज़्यादा फॉर्मूले आएंगे आपको विमा उतनी ही अच्छी आपको याद आएगी। और इसमें से एक क्वेश्चन कन्फर्म आना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 17। एक द्रव्यमान m स्प्रिंग से लटका हुआ है जिसका स्प्रिंग नियतांक k है। ठीक है, स्प्रिंग नियतांक k है। ध्यान दो, स्प्रिंग नियतांक अपने जानते हैं, जब किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें जो प्रत्यनन बल उत्पन्न हो जाता है, जो उसे वापस ले जाने की कोशिश करता है, F बराबर अपने जानते हैं वो kx के रूप में लिखा जाता है और यहाँ माइनस लगा दिया जाता है। तो k बराबर आ जाएगा F बटे में x। ये वही k क्या है? स्प्रिंग नियतांक को लिखा जाता है। और k का डायमेंशन अपने चलते चलते साथ साथ बना ही लेते हैं, m1 L1 T-2 बटे में L1। तो k बराबर आ जाएगा m1 L0 T-2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। k है, इसका द्रव्यमान आवर्ती f पर निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। तो जहाँ पर दर्शाया जा रहा है तो f बराबर एक टर्म दी है अपने को, इसने टर्म दी है f बराबर c m की पावर x k की पावर y है। c एक विमाहीन राशि है, यानी कि c की कोई डायमेंशन नहीं है अपने पास। x और y के मान क्या होंगे? ठीक है, सबसे पहले ये है आवर्ती। आवर्ती देखो, कोई भी फॉर्मूला सही कब होता है? कोई फॉर्मूला सही तब होता है यदि दोनों तरफ की विमाएं बराबर हों तो फॉर्मूला सही होगा, अन्यथा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ जाएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों तरफ की जो विमाएं हैं वो बराबर होनी चाहिए। यहाँ सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी? F की। तो F m0 L0 T-1 आवर्ती की विमा है, लिख दिया। दोबारा देखिए, C क्वेश्चन ने कहा है कि इसकी तो कोई विमा ही नहीं है, छोड़ दो, विमाहीन है। M क्या है? द्रव्यमान m1 की होल पावर x। K क्या है? वहाँ पर स्प्रिंग नियतांक जिसकी अभी डायमेंशन निकाली थी मैंने, m1 L0 T-2 की होल पावर y। यहाँ देखिए m0 L0 T-1 बराबर, अंदर ले जाओ m की पावर x, m की पावर y, m L0 T की पावर -2y। इधर चेक करते हैं, m0 L0 T-1 m की पावर x प्लस y। ये देखो L0 T-2y। अब दोनों तरफ कंपेयर करो। यहाँ चेक करता हूँ तो m की पावर 0 बराबर m की पावर x प्लस y। इससे पता लगा कि x प्लस y बराबर कितना है? 0। पढ़ा रहने दो, l को एक बार छोड़ दो क्योंकि दोनों तरफ ही 0 है। t की तरफ आ जाओ, यहाँ t-1 बराबर t की पावर -2y। इससे पता लगा -2y बराबर -1, तो y बराबर है 1/2। ठीक है, हमें सबसे पहले पता लग गया y का मान क्या है। y का मान पता लगते ही x बराबर है -y यहाँ से, और इसलिए x बराबर आएगा -1/2। तो हमें x का मान भी मिल गया है, y का मान भी मिल गया है। तो x का मान जो है वो -1 है
y का मान +1 है। यहाँ देखो दोनों प्लस में है, यहाँ दोनों माइनस में है, x प्लस में, y माइनस में, x माइनस में, y प्लस में। तो हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सा आ गया, डी ऑप्शन आ गया। तो हम इससे ऑप्शन पता कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था हमारा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस समूह में विमाएँ भिन्न भिन्न हैं, अलग है, हटके हैं, वो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो कई राशियों के जैसे ऊर्जा, कार्य, इनकी विमय समान होती थी, वो समान विमय देखो विभवांतर, विभव में अंतर, विद्युत वाहक बल, वोल्टेज, तीनों ही जो है वोल्टेज ही है एक प्रकार के, और तीनों को हम जो है वोल्ट में मेजर करते हैं, यानी कि तीनों एक समान है। दाब, प्रतिबल, यंग गुणांक, तीनों ही फॉर्मूला अगर तीनों की बात की जाए तो दाब की विमा, प्रतिबल की विमा और यंग गुणांक, तीनों की विमा जो है वो समान होती है, इसलिए इनकी विमा, ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य, तीनों ये समान है, ये भी समान है, ये भी समान है और ये भी है। अब अपने से ही देखा जाए तो हमारे प्रश्न के अनुसार भिन्न पूछा है, तो भिन्न तो ये सारा समान होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखो ये है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A पढ़ते थे, एक आवेश का परिमाण, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अपने द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में लिखते थे। ये सदिश राशि होती थी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती थी, ठीक है। ये आ गया अपने पास, डायरेक्शन -Q2 + Q मानी जाती है। दूसरा है विद्युतीय फ्लक्स। अगर विद्युतीय फ्लक्स की बात की जाए तो ये फॉर्मूला किसके आया था, ये देखो Q/में भी लिखा जा सकता है, तो दोनों फॉर्मूला ही अलग अलग है दोनों का। तीसरा आ जाता है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र को अपने E से डिनोटेड करते थे, ये आता था F/Q। देखो तीनों ही फॉर्मूले अलग अलग हैं, तीनों की विमीय सूत्र अलग अलग हैं, और इसने हमें भिन्न पूछा था। भिन्न के अनुसार हमारा जो ऑप्शन बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, डी ऑप्शन अपना जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। इन तीनों की विमीय आपस में मैच नहीं करती हैं। आगे बढ़ते हैं। गैसों की अवस्था समीकरण निम्न रूप से व्यक्त की जाती है, ठीक है। P + A/V², V - B = RT। ये क्वेश्चन हमने तब भी डिस्कस करा था जब हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे, और मैंने कहा था कि समान राशियों को ही जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर दाब दे रखा है P, V आयतन दे रखा है, T परमताप है, AB कांस्टेंट और R नियतांक है। तो हमें इसमें पूछा क्या गया है, A की विमा क्या होगी, हमें A के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले चलते हैं इधर वाला पार्ट उठाते हैं, तो P + A/V², ठीक है। और हमें ये दे रखा है दाब, तो डेफिनेट इसके साथ ये जो मान है ये भी किसके मान होंगे, दाब के होंगे, क्योंकि समान राशियों को ही जोड़ा जा सकता है। जोड़ जब भी आता है वो राशियां समान होती हैं। इसका मतलब मेरे पास A/V², जो किसका मान आ गया है, दाब का मान आ गया है। तो A बराबर आ जाएगा दाब गुणा में V² यानी कि आयतन, ठीक है। A बराबर दाब, विमा याद होनी चाहिए, M1 L-1 T-2, नहीं याद है तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल से आप विमा निकाल सकते हैं इसकी। तो फॉर्मूला आ जाएगा M1 L-1 T-2 इंटू आयतन L3 का होल स्क्वायर दे रखा है। A बराबर M1 L-1 T-2 और L की पावर 6, -1 और 6, A बराबर आ गया मेरे पास M1 L5 T-2, ये मेरे पास आ जाएगा मान। तो मेरे पास इससे मैच करता हुआ पहला ऑप्शन है। तो ये मेरे पास मान आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें जो क्वेश्चन 20 है इसमें सार्थक अंकों के बारे में पूछा गया है कि सार्थक अंक की इनमें संख्या कितनी है। ध्यान दीजिए, सार्थक अंकों के लिए मैंने कुछ नियम बताए थे। 0 को छोड़कर सारे सार्थक अंक होते हैं। 0 आ जाए और 0 अशून्य अंकों के बीच में हो तो वो सार्थक मानी जाती है। 0 शुरुआत में आ जाए तो वो सार्थक नहीं होती है।
यदि 0 अंत में दे रखी हो तो राशि में दशमलव होने पर उसे सार्थक माना जाता है, यदि राशि में दशमलव नहीं है तो उसे सार्थक नहीं माना जाता। ठीक है। और चौथी बात मैंने ये बताई थी कि यदि उसमें कोई पावर दे रखी है 10 की पावर या कुछ प्लस या माइनस कैसे भी पावर दे रखी है तो पावर को सार्थक में काउंट नहीं किया जा सकता। चलिए, पहली राशि आपको इसमें दे रखी है 25.12, तो देखो इसमें 0 है ही नहीं और सभी नॉन जीरो सार्थक होते हैं, इसलिए 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 4। दूसरा ऑप्शन की बात करूं 2009, देखो इसमें 0 है लेकिन अशून्य अंकों के बीच में है, किनारे पर नहीं है, ना इस किनारे पर है ना उस किनारे पर है, तो इसलिए ये सारे ही सार्थक माने जाएंगे। तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ जाती है? 4 आ जाती है। आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, ये तीसरा 4.156, तो देखो इसमें तो 0 है ही नहीं, 0 नहीं है, तो ये सारे के सारे क्या है? सार्थक अंक। इनमें भी संख्या कितनी है? 4। अब आ जाते हैं फोर्थ जो अपने डाटा दिया है, इसमें 1.217 गुना 10 की पावर -4, तो ये भी कितने हैं? 4 है। तो हमें ये पूछा गया है कि इन राशियों में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो इन राशियों में सार्थक अंकों की संख्या जो दी गई है वो 4 दी गई है। तो इस प्रकार से हम सार्थक अंकों को पता कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हमने काफ़ी कुछ सीखा भी, और आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चन इसमें से कन्फर्म आना है इस चैप्टर में से, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, बार बार पढ़िए, और जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना ही बेनिफिट है। ठीक है। सारी विमाएँ आप अपने हाथ से लिख के याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले, इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले किसी न किसी चैप्टर में बाद में भी यूज़ होंगे, इसलिए जब वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे, क्योंकि आप पहले वो चीज़ें काफ़ी पढ़ चुके होंगे। इसलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद हम जल्दी ही एक टेस्ट सीरीज़ भी आपको देंगे, उस पर भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।